हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो अब बारी है सीटेट पे वार की। अब बारी है सीटेट के वार की। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं जितनी भी किसी भी स्टेट की जो टेट परीक्षा हुई है, उन सभी परीक्षाओं के अंदर जो भी साइकोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब आपको प्रतिदिन, तब तक सीटेट का एग्जाम नहीं होता है, डेली के डेली लगभग 70 से 80 क्वेश्चन में साइकोलॉजी के, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को लेके आऊंगा। और अब बारी है अपनी तैयारी को परखने की, कि अपन ने जो तैयारी की है, उस तैयारी को परखने का समय है। हम केवल क्वेश्चन आंसर के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। मैं केवल आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, उनमें से आपको उत्तर जांचना है कि कौन सा आंसर सही है, और आपको खुद को परखना है कि आपके कितने क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको 30 क्वेश्चन करवाता हूं, इनमें से अगर आपसे आपके 21 से 22 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी तैयारी है वो उच्च स्तर की है, उच्च स्तर की है। और डेली आज मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, कल मैं डेली आपके सामने 70 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 70 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो कि किसी भी स्टेट है उसके टेट परीक्षा के अंदर जो भी क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछे गए हैं, उनका संग्रह लेके आऊंगा, जो कि आपकी जो तैयारी में या आपके सीटेट बार में मील का पत्थर साबित होंगी। तो मेरा आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अब बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी हमारे द्वारा वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले। किशोरों में पहला क्वेश्चन है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप अपना आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा? पहला जो उसने ऑप्शन दिया है कि पीढ़ियों का अंतर होना। क्या पीढ़ियों का अंतर हो, उसी के कारण द्वंद्व उभरता है? अवसरों की प्रतिकूलता होगा, निराशा तथा निस्सहायता होगा, या किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। स्वप्न दर्शन का मतलब होता है कल्पना। किशोरावस्था जिसे संवेग व आवेग की अवस्था कहते हैं, उसके अंदर जो बालक होता है वो स्वप्न यानी कल्पना में विचरण कर रहा है, या ये आंसर होगा। तो इसके अंदर जो सही आंसर क्या होगा? द्वंद्व उभरने का मतलब कारण क्या है कि जो किशोर होते हैं उनके अंदर जो द्वंद्व पैदा होता है, उसका प्रमुख कारण पूछा है इसने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अवसरों की प्रतिकूलता। क्या होगा? अवसरों की प्रतिकूलता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो पाठ्यचर्या है। इसने पूछा है क्वेश्चन 2 में कि पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या क्या है? क्या ऑप्शन 1 शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है? क्या पाठ्यचर्या शिक्षण एवं शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, या फिर विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, या फिर मूल्यांकन प्रक्रिया है, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है? अपन को बताना है कि जो पाठ्यचर्या है उसका अर्थ क्या है। वास्तव में पाठ्यचर्या क्या है? तो पाठ्यचर्या का जो सही अर्थ होता है, जो विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम पाठ्यचर्या है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अपना अगला क्वेश्चन है ये है अपने विकारों से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो अपने पढ़ते हैं, विकार पढ़ते हैं, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है और डिसकैलकुलिया है, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। इनसे संबंधित प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपन को ये ध्यान में रखना है। और यह क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, तो इसका आंसर बताना है आपको कि डिसलेक्सिया क्या है। तो डिसलेक्सिया की अपन बात करें, क्या मानसिक विकार है डिसलेक्सिया, क्या गणितीय विकार है, क्या पठन विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? पठन संबंधी जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, जबकि गणितीय विकार होता है उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आप शेयर जरूर करना है इसको, क्योंकि मैं आपके लिए डेली क्वेश्चन लेके आऊंगा जो प्रीवियस अगर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, और आपके अंदर वो मील का पत्थर साबित होंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि डेली 5 से 6 बजे के मध्य में आपने ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन है उसका संग्रह मैं आपके लिए मेहनत करके लेके आऊंगा। तो अगले क्वेश्चन की अपन बात करें कि टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है।
टर्मन के अनुसार, यानी टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि बताई है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? टर्मन ने बताया है कि 90 से 110 के मध्य है वो बुद्धि, सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जब बच्चे, क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, वो क्या कह रहा है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। अगर बच्चे को कोई नियम सिखाना है या कोई सिद्धांत सिखाना है तो अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करेगा, ये बताना है अपने को। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि आगमन विधि का प्रयोग करेगा, आगमन विधि का, या निगमन विधि का प्रयोग करेगा, या विश्लेषण विधि का प्रयोग करेगा, या कहानी कथन विधि का। तो इसका तो बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। अब बात करें आगमन विधि, जो कि सरल से कठिन की ओर होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा? आगमन विधि का प्रयोग करेगा। आगमन विधि के अंदर पहले क्या बताया जाता है? पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, सरल से कठिन की ओर इन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा, आपको याद है, ज्यादा डिस्क्राइब करने की मेरे को पता जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम है वो बहुत नजदीक है। तो आपको केवल क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो बात करें इसका जो सही आंसर क्या होगा कि अगर कोई बच्चे को एक शिक्षक नियम या सिद्धांत सिखाता है तो उसको आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए, और कोई नियम बनाना होता है तो उसके अंदर निगमन विधि होती है। आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेख लिखना, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा दोस्तों। क्या होगा? यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण होता है अपन अच्छा लेख लिखें, और जितना अच्छा लेख लिखेंगे बच्चे उतने अट्रैक्टिव होंगे, उनका ध्यान क्या होगा? श्यामपट्ट पर, अपने जो है श्यामपट्ट पर ज्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना क्या होगा? अच्छा लेख। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अगला क्वेश्चन है कि भूल भुलैया परीक्षण में के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया यानी साइकोलॉजी के अंदर जो बच्चों का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, उसके अंदर बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उसी प्रकार एक भूल भुलैया परीक्षण है। इसके अंदर उपयुक्त आयु की अपन बात करें कौन सी होती है, यानी भूल भुलैया जो परीक्षण है वो किन आयु के बच्चों का किया जाता है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भूल भुलैया परीक्षण का उपयुक्त आयु होती है, प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जो अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो समायोजन की प्रक्रिया है, समायोजन की प्रक्रिया है, क्या स्थिर है, क्या गतिशील है, क्या स्थानापन्न है, क्या अवरोधी है? तो समायोजन की एक प्रक्रिया है जो क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। क्या है इसका राइट आंसर? गतिशील प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, अगला क्वेश्चन जो है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? आपको पता ही होगा, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है, और जो अपने रूसों से प्रभावित होकर इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की जो नींव रखी थी, ये आपको पता है, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। और इसका जो अपन को तो केवल आंसर देना है। तो क्या है शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? क्या प्रेरणा व पुनर्बल के प्रभाव का अध्ययन करता है, या फिर वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, या ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है, या व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना वो क्या है? छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, तो छोटी कक्षाओं में क्या होगी? क्या शिक्षक की महत्व पढ़ाने की उत्सुकता होगी, धैर्य व दृढ़ता होगी, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान? छोटी कक्षाओं के अंदर क्या है कि एक बालक बार बार किसी चीज को पूछता है, तो शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए? उसको बार बार बताना चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए? धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, धैर्य व दृढ़ता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से कितने
क्या हैं, सहमत हैं या पूर्णतः सहमत हैं? जो ऑप्शन ए इसके अंदर दिया गया है। क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम है उसके अंदर जो है अप्लाइड क्वेश्चन है, लगभग अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। आपको मानना खुद को, बालक यानी खुद खुद को बताएगा, आप वो हैं, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो आप क्या करेंगे, ये चीजें नहीं, खुद पे अप्लाइड क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं। क्योंकि सी टेट एग्जाम का जो स्तर है किसी भी टेट एग्जाम से थोड़ा सा उच्च स्तर है, और इसके लिए अपन को जो तैयारी है वो भी उच्च लेवल की करनी होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है अपना कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं क्या, संभवतः सहमत हैं क्या, या असहमत हैं, या फिर कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो बालक में सामाजिक भावना का विकास क्या जन्मजात होता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि इस बालक जब जन्म लेता है तो वो एकदम नीरस होता है, और जिस वातावरण में रहता है, जिस सामाजिक वातावरण में रहता है, उसमें उसी प्रकार की है वो सामाजिक भावना क्या होती है, विकसित होती है। तो बालक में सामाजिक भावना जन्मजात बिल्कुल भी नहीं होती। तो अपन क्या है, इस कथन से क्या होंगे, असहमत होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप, ये देखो मैंने कहा नहीं, अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करोगे? इसके लाभ बनाएंगे, लाभ बताएंगे, ये होगा। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे, सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। इस प्रकार के जो ऑप्शन होते हैं ना, वो तो आप काट ही देना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव जो ये नकारात्मक जो अपना देना, वो कभी आंसर नहीं होंगे। मान के चलना आप साइकोलॉजी के अंदर जो भी नकारात्मक भाव देंगे, जो भी ऑप्शन, वो आंसर होंगे ही नहीं। उसको तो आप सबसे पहले ही काट देना। अब देखिए एक ऑप्शन कट गया अपना इसमें। क्या इसके लाभ बताएंगे? नहीं, लाभ बताएंगे ये तो कोई आंसर नहीं हुआ इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, सहयोग की भावना विकसित करने के लिए अपन को क्या करना है, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। क्योंकि बालक जो देखता है वही सीखता है। बालक क्या करता है, जो देखता है वही सीखता है। अगर एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के साथ मिलकर काम करेगा तो छात्रों के अंदर भी क्या होगी, परस्पर सहयोग की भावना विकसित होगी। इसी कारण इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। एक शिक्षक को अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना करना चाहिए, ताकि छात्रों के अंदर भी क्या होगी, सहयोग की भावना विकसित होगी। अब दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, यानी जिस जैसे जैसे बच्चों में वृद्धि होती है, उस वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियों में क्या अंतर होता है या क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें क्या होता है, पहला कि बहुमुखी हो जाती है, उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं क्या, या वृद्धि होने से सुदृढ़ व सीमित हो जाती है उनकी रुचियां, या फिर उनकी रुचियां अनियमित दिशा की ओर चलती हैं? ये तो बिल्कुल गलत होगा, ये तो आंसर नहीं है। या पहले जैसी रहती है? नहीं, जैसे जैसे वृद्धि होगी बालक की रुचियां हैं उनमें परिवर्तन होगा। ये दोनों आंसर जो ऑप्शन है वो कट गए। अब ऑप्शन अपने पास क्या बचे, दो। क्या बच्चों में वृद्धि होगी तो उनकी रुचियां क्या होंगी, बहुमुखी होंगी। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है इसके अंदर, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं? नहीं, सुदृढ़ तो नहीं होंगी, ये भी आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर क्या बचा है अपने पास, ए बचा है। इस प्रकार अपने को ऑप्शन कट करने हैं, क्योंकि अप्लाइड जो क्वेश्चन है या जो भी ऑथेंटिक, अपने जब ऑप्शन कट करना सीखे ना तो लगभग अपने क्वेश्चन हल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपना, ए होगा, बहुमुखी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब 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 बच्चों के अंदर वृद्धि होती है, उसकी वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां हैं बहुमुखी, यानी अलग अलग दिशाओं के अंदर बहुमुखी हो जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें अब। जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? क्या छात्र धन कमा सकें, क्या ये उद्देश्य है? क्या ज्ञानार्जन कर सकें, ये उद्देश्य है? बेहतर जीवन के जिए इसलिए, या सम्मान पा सकें? अब ये चारों ऑप्शन अपन देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, अगर अपन पढ़ा हुआ नहीं है तो ये लगते हैं भी चारों ही सही है ये हम। तो लेकिन इसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, इसके अंदर सबसे बेस्ट की अपन बात करें, धन कमा सकते हैं भी। धन तो बिना शिक्षा जो शिक्षित नहीं है लोग वो भी कमा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो नहीं होगा। अब बात करें बेहतर जीवन के लिए, शिक्षित, अगर कोई शिक्षित नहीं है
उसका जीवन भी हम देखते हैं, कई लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना जीवन जी लेते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और सम्मान पास के सम्मान तो भाई बुजुर्गों को भी मिल जाता है, जो कि कभी पढ़े लिखे नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको भी हम सम्मान देते हैं। ये तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। अब बात करें इसमें क्या बचा, ज्ञानार्जन कर सकें, तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा, ज्ञानार्जन करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक, तो यह सूचक है, रुचि का है कि एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचक है। यानी एक बालक है, वो मान लो कि संतुलन बनाए रखता है, सुधरेपन और स्वच्छ, सुधरा यानी सुधरा हुआ है, स्वच्छता है, उसका सब चीजों का अनुपालन करता है। तो इसका कारण बताना है हमें, इस किसका सूचक है। क्या उसकी रुचि का है, यानी रुचि का तो कोई मतलब नहीं है इससे। क्या उसकी अभिवृत्ति है, नहीं। प्रशंसा का, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, प्रशंसा का। क्योंकि बालक जो होते हैं उनके अंदर जैसे प्रशंसा की भावना, जब हम किसी बालक की प्रशंसा करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी के अनुरूप बढ़िया प्रशंसा करने से बालक मोटिवेट होते हैं, अभी प्रेरणा आती है उनके अंदर, जैसे सुधरेपन की, स्वच्छता बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना, ये सब बातें हैं। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो इसका जो क्या होते हैं, डरपोक या संकोची होते हैं क्या, डरपोक या संकोची होते हैं क्या, ये तो इसका कोई आंसर नहीं है भाई। दूसरा देखें कि निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं क्या, निर्भीक नहीं, छोटे बच्चे भाई निर्भीक तो नहीं होते, भयभीत होते हैं, ये भी कट गया इसका, ये भी आंसर नहीं होगा। स्वतंत्र तो कह सकते हैं, हो सकते हैं। शांत, स्वतंत्र भी नहीं होते छोटे बच्चे, दूसरे पे आश्रित होते हैं, ये तो बिल्कुल भी कट गया। दूसरा है कि शांत तथा सक्रिय होते हैं, छोटे बच्चे और शांत, ये तो भाई बिल्कुल जचने वाली बात नहीं है, ये भी कट गया। तो बचा क्या, हाँ, छोटे बच्चे भाई सक्रिय होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। आपने कभी देखा होगा, एक छोटा बालक है, बार बार किसी चीज को जानने के लिए बार बार प्रश्न करता है, और हम बार बार वही उत्तर बताते हैं, लेकिन वो वही प्रश्न किया जाता है, अर्थात जिज्ञासु होता है और सक्रिय होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सक्रिय तथा जिज्ञासु। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, जो है प्रश्न नंबर 17, के क्या बोल रहा है कि छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, ये देखो भाई, यानी छात्र के लिए एक शिक्षक मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है, और शिक्षक, उसी शिक्षक को ज्यादा छात्र पसंद करता है जो मतलब उसके अनुरूप कार्य करता है, और किसी शिक्षक को पसंद करने लगता है तो बालक उसके जैसा बनने लगता है, जैसे उसको वो चलता है, उसे चलना, उसकी जो क्रियाएं हैं वैसी क्रियाएं करना। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन ने पूछा है कि छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो किसको करता है, छात्र क्या, जो समस्याएं सुनता है उसको पसंद करते हैं, या नाराज नहीं होता, ये तो कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो आंसर नहीं है। समय का पाबंद है, हाँ, ये भी गुण होना चाहिए, सुंदर है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जो समस्याएं सुनता है। एक बालक की, जो शिक्षक समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनता है और उन समस्याओं का निदान करता है, छात्र उसी शिक्षक को पसंद करते हैं। क्या करते हैं कि एक छात्र की जो समस्याएं हैं उनको जो एक शिक्षक ध्यानपूर्वक सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान करता है, तो बालक क्या करता है, उस शिक्षक को अत्यधिक पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर अपने पास क्या होगा, ए होगा, समस्याएं सुनता है। क्वेश्चन अगले पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है, प्रौढ़ शिक्षा अभियान हमने सुना होगा, इसका तो कोई ज्यादा बताने वाला प्रश्न नहीं है। तो जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसके लिए आयु वर्ग क्या होता है, तो इसके लिए जो आयु वर्ग होता है वो होता है 15 से 35 वर्ष तक। प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या होता है, आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो अगला क्वेश्चन है अपना, कि समाज की उन्नति का मूल है, समाज की उन्नति का मूल है, क्या है मूल समाज की, कि समाज, एक समाज उन्नति कर सके उसका जो आधार क्या है, मूल क्या है। तो एक समाज की अच्छी उन्नति के लिए क्या होना चाहिए इनमें से, क्या बालक बालिका की शिक्षा एक समान होनी चाहिए, एक नंबर ऑप्शन। दूसरा है क्या बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, नहीं भाई ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये भी नहीं होगा भाई, समान शिक्षा
केवल महिला अध्यापक हो ये भी कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है कि एक समाज की उन्नति तभी संभव है जो बालक व बालिका शिक्षा क्या हो, एक समान हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या होगा, ए होगा। यानी समाज की उन्नति तभी संभव है, या समाज की उन्नति का जो मूल है वो क्या होगा, बालक व बालिकाओं में भेदभाव न करके उनको एक समान शिक्षा है वो दी जाए। तो अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की। जो अपना 20 नंबर क्वेश्चन है कि पर्सन 20 क्या कहता है कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है कि उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। यानी बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं जैसे आंख है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, इनको अगर बच्चे की ज्ञानेंद्रिय क्रियाशील रखना है, वह बहुत ज्यादा सक्षम बनाना है ताकि बच्चा मतलब कोई चीज को ऑब्जर्व कर सके, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसने कहा है कि वस्तु उठाने रखने का काम करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बी ऑप्शन तो कट रहा है भाई इसके अंदर, बी ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है उसके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, ये है, तो ये देखते हैं एक बार। तीसरा है उनको क्रियाशील रखेंगे, ये भी हो सकता है। कक्षा कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन कट गए हैं। अपने पास ऑप्शन बचे हैं दो, कि उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे या उनको क्रियाशील रखेंगे। तो इनमें से जो बढ़िया आंसर बन रहा है वो सी है अपने पास, क्या है, सी है, कि उनको क्रियाशील रखेंगे, ये भी नहीं होगा। यानी छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने होते हमें क्या करना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील रखना चाहिए, यानी करके सीखने पर क्या करना चाहिए, हमें बल देना चाहिए ताकि बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अत्यधिक सक्षम बन सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी क्या है। शांति में आवेशित कक्षा, क्या शांति में आवेशित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। नहीं साहब, ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, ये तो कट गया आपने, ऑप्शन बिल्कुल ही कट गया ये तो। दूसरा है कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, ये भी नहीं होगा। शांति में आवेशित कक्षा, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसमें बचा कौन, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, कक्षा में क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा, बी होगा। दोस्तों अपने का आंकलन करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो प्रश्न 22 है वो क्या कह रहा है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन लगभग बालकों का गलत होता है। कैसे होता है देखना, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है 6 से 11 आयु वर्ग के लिए, 9 से 14 आयु वर्ग के लिए, 15 से 35 आयु वर्ग के लिए, या आयु की कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो उत्तर है अपने पास वो होगा कि इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि शिक्षा दो प्रकार की अपन पढ़ते हैं। एक तो औपचारिक शिक्षा होती है, औपचारिक औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा के अंदर क्या होता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित जगह होता है, निश्चित समय पर होती है, और शिक्षा के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, वो तो होती है औपचारिक शिक्षा। उसके लिए भी क्या है, आयु वर्ग निर्धारित होता है। 6 वर्ष का बालक है वो पहली कक्षा में होगा, 7 वर्ष का बालक दूसरी में, इस प्रकार से उसके अंदर आयु वर्ग निर्धारित होता है। लेकिन अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो कहीं पर बिना किसी शर्त के किसी से भी क्या होती है, प्राप्त की जा सकती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई भी आयु वर्ग है वो निर्धारित नहीं किया गया। अनौपचारिक रूप से हम पूरी उम्र, एक व्यक्ति जितना जीवन जीता है उस पूरे जीवन के अंदर सीखता जाता है, वो क्या है, उसकी अनौपचारिक शिक्षा है। जिस प्रकार ये दो प्रकार की होगी आपकी, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था की गई है, उसके लिए कोई भी आयु वर्ग है वो निर्धारित नहीं किया गया है। अब चलिए अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अपना जो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है, कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। तो इसमें देखते हैं हम कि अध्यापक के भाषण से, क्या अध्यापक भाषण देगा तो छात्रों के अंदर सामाजिक चेतना विकसित होगी। देखते हैं दूसरा, उनके साथ विचार विमर्श करने से, या पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, या समाचार पढ़िए।
पत्रिका पढ़ाने से। तो एक बालक के अंदर अगर अपने को सामाजिक चेतना विकसित करनी है तो भाषण से ये नहीं है कि होगी, नहीं होगी, लेकिन कुछ समय के लिए होगी। मोटिवेट तो होगा एक बच्चा सामाजिक चेतना के लिए, लेकिन कुछ समय के लिए होगा। लेकिन इसके अंदर जो सही अपना आंसर है वो है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। क्या होगा? समाचार पत्रिका पढ़ाने से एक बालक के अंदर उसे सामाजिक चेतना विकसित करने के लिए उसे रोजाना विद्यालय के अंदर मान लो प्रतिदिन यानी समाचार जो पत्रिका आती है उसको पढ़वाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो समाज के बारे में है, देश विदेश की जितने भी घटनाएं होती हैं, बालक उनसे रूबरू हो और उनको जान सके। इसलिए इसका जो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात करें अपने, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो कह रहा है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे? देखो अप्लाइड क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन अपने कि ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे क्या? दूसरा ऑप्शन है कि शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। अब देखो ये ऑप्शन तीनों ही सही, लेकिन इसके अंदर उपरोक्त सभी का अपने पास क्या है? उत्तर नहीं, जो है ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा? हाँ, ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाएंगे। एक बालक मतलब एक जो कोई कठिन शब्द है या लंबा शब्द है उसको क्या करेंगे हम? पहले बार बार बोलने का अभ्यास करवाते थे। हम भी बच्चे होते थे तो शिक्षक हमें कक्षा के अंदर क्या करते थे? बार बार बोलने का अभ्यास करवाते थे। दूसरा, उस शब्द को छोटे छोटे खंडों में बांट कर बुलवाना, कि मतलब कोई लंबा शब्द है उसके दो पार्टों में विभाजित करके बालक को से बुलवाना और फिर एक पार्ट बना के उसको बुलवाना। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसके अंदर जो अपना राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए व बी दोनों। सी भी लगभग सही है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो अकेला हम कर नहीं सकते, इसलिए ज्यादा इसके अंदर क्या होगा? जो उत्तर माना है पीछे के एग्जामों के अंदर वो माना है डी, ए व बी दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए व बी दोनों होगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। जो अगला क्वेश्चन नंबर 25 है अपना, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है, कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। देखो तो क्या कोठारी कमेटी की देन है, या राधाकृष्ण आयोग की देन है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है, या मुदालियर आयोग की देन है? तो राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है ये अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। तो चलिए दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो है कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। बिल्कुल, ये देखो कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है तो आप, ये देखो अप्लाइड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सी टेट के अंदर बहुत पूछे जाते हैं। देखो किस समय बता देंगे क्या? देखो कि अगर कोई छात्र से एक शिक्षक क्वेश्चन करता है वो उत्तर नहीं दे पाता है तो एक शिक्षक क्या करेगा? क्या समय बता देगा या आंसर हो सकता है ये? चलो अगला देखते हैं। सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे। अपन को चारों ऑप्शन पढ़ने हैं पहले। आंसर के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने, उसके बाद हमें अपने आंसर को टिक करना है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? प्रत्येक ऑप्शन एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा बारीकी का अंतर होता है। और जल्दबाजी में हम क्या करते हैं? अंतिम ऑप्शन तक पहुंचते नहीं है और पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है उसी पे रह जाते हैं और अपना आंसर है वो गलत हो जाता है। अपने को जो ऐसा लगे कि हाँ पहला ही सही है, फिर भी अपने को चारों के ऑप्शन है वो पढ़ने हैं। जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसका जो बी क्या कह रहा है कि सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, या अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, या उत्तर नए देने का कारण जानेंगे। जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। यानी कोई छात्र आपके प्रश्न का अगर उत्तर नहीं दे पाता है तो अपन क्या कहेंगे? उसको अन्य छात्र से मदद लेने के लिए कहेंगे। इससे मतलब सहभागिता की भावना का विकास बच्चे के अंदर हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अपन अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। जो अपना अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 27 क्या बोल रहा है कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि अब देखो माध्यमिक छात्रों के लिए स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली, यानी अपन देखते हैं कि जो माध्यमिक परीक्षाएं होती हैं माध्यमिक छात्रों के लिए, जैसे 10वीं है 12वीं है, इनके लिए बोर्ड की परीक्षाएं अपन कहते हैं। और जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जिस विद्यालय के अंदर बालक अध्ययन नहीं कर रहा है उस विद्यालय में उनकी परीक्षाएं न होकर उनकी बोर्ड की परीक्षाएं किसी दूसरे विद्यालय के अंदर होती है, उसी के बारे में एक क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि अगर माध्यमिक छात्रों के लिए स्वयं केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि यानी स्वयं केंद्र उसी केंद्र में परीक्षा क्यों होनी चाहिए बच्चे की, क्या है उसका कारण, क्या है वो बताना हमें। तो इसके अंदर क्या है कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, क्या विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़े इसीलिए वो स्वयं केंद्र होना चाहिए विद्यालय ही, या नक्कल में सुविधा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या नक्कल करवाएगा? क्या नहीं होगा।
तो अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं। देखो भी बच्चा तो अपने केंद्र पर भी अनुशासित रहेगा और बाहर वाले केंद्र पे भी अनुशासित रहेगा, इनका तो कोई आंसर औचित्य नहीं बनता। दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। क्या ए आंसर हो? विद्यालय से दूर नहीं जाना, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता। और दूसरी परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश तो बिल्कुल भी नहीं होते, ये भी नहीं होगा। तो इसके अंदर जो अपना ऑप्शन सही बैठ रहा है वो कौन सा है? ए होगा। इन चारों ऑप्शनों के अंदर जो बढ़िया ऑप्शन अपने अंदर वाल क्या है? ए होगा कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि कि छात्र को कक्ष में एक अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि प्रधानाचार्य प्रश्न हो। क्या प्रधानाचार्य को प्रश्न करेगा क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कक्ष में अनुशासन रहता है, इसको होल्ड करते हैं एक बार। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। यानी प्रश्न पूछेगा तो शिक्षक को तो अभिव्यक्ति का अवसर होता ही है, उसको क्या मिलना है भाई, वो तो कभी बोल सकता है। या फिर कक्ष में अनुशासन रहता है क्या? ये भी इसका जो राइट आंसर नहीं बैठ रहा है। और छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा क्योंकि एक छात्र को जितना भी अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा वो उतना ही क्या है अपने जो है वो कार्य में सक्षम होगा। तो इसका जो अपने पास राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की अपन बात करें, जो क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं। यानी प्रेरक की बात करता है। प्रेरक क्या होते हैं? जो अपन पढ़ते हैं ना, जन्मजात प्रेरक होते हैं और अर्जित प्रेरक होते हैं, अपन ने पढ़े हैं साइकोलॉजी के अंदर, उनकी बात कर रहे हैं। मैं उनकी व्याख्या नहीं करूंगा अपन क्योंकि अपने एग्जाम है वो अपनी तैयारी पूरी कर रखी है, हम उनकी उस तैयारी को केवल धार दे रहे हैं। जिस प्रकार एक योद्धा युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्रों को धार देता है, उसी प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, वो अपने अस्त्र शस्त्र हैं उनको धार दे रहे हैं ताकि अपन खुद का आकलन कर सकें कि अपनी तैयारी है वो किस तरह की है। और मान के चलिए आपने अगर इन 30 क्वेश्चन में से 20 से 22 क्वेश्चन अगर राइट कर दिए तो आपकी तैयारी है वो उच्च स्तर की है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं अपन कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं। क्या जन्मजात प्रेरक होते हैं या फिर प्राकृतिक प्रेरक होते हैं या अर्जित प्रेरक होते हैं या उपरोक्त सभी? जो इसका जो राइट आंसर होगा कि वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, वातावरण के में जो संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो अर्जित प्रेरक होते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या होगा? सी होगा क्योंकि जन्मजात प्रेरक और प्राकृतिक प्रेरक ये तो एक ही होते हैं। जैसे अपनी भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, ये तो अपने जन्मजात प्रेरक होते हैं। और अर्जित जो प्रेरक होते हैं जो अपन अर्जित करते हैं, जैसे अपने खुद की योग्यता है, वो सत्ता है, उपलब्धि है, ये क्या है? अर्जित प्रेरक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वातावरण, जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं तो अर्जित प्रेरक होगा। तो चलिए दोस्तों अपने लास्ट व अंतिम क्वेश्चन की बात करें। जो अपने आज का अंतिम क्वेश्चन है वो है कि व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। क्या व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है? तो आप देखो अप्लाइड क्वेश्चन फिर है, तो सीटेट के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो अपन को ऐसे क्वेश्चनों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई शिक्षक व्याख्यान दे रहा है कक्ष में लेकिन कोई उद्दंड छात्र है वो बाधा उत्पन्न करता है तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए या आपको क्या करना चाहिए? उस जगह आप होते तो इसमें जो राइट आंसर क्या होगा कि उसे दंड देंगे। क्या हम उसे दंड देंगे? दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं है भाई, ये तो होगा ही नहीं, इसको तो काट देना। आप कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये भी नहीं कर सकते। चुप रहने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं होगा। धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि धैर्यपूर्ण हम उस बालक की बात सुनेंगे और उसको क्या करेंगे? समझाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या है अपने पास? डी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन था वो अपन ने किया। कल फिर मैं इसी समय आपके लिए लेके आऊंगा 70 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर प्रत्येक स्टेट की जो टेट परीक्षा है उसके अंदर पूछे गए हैं और उनके माध्यम से 7 तारीख तक, जब तक अपना सीटेट का एग्जाम नहीं होता, डेली क्लास लेके आऊंगा और आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो लेके आऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप चैनल को लाइक करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को बेल आइकन को बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।